आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 3 को। चैप्टर नंबर 3 है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। एनसीईआरटी में इस चैप्टर का नाम यही दिया हुआ है। आरएस अग्रवाल में क्या है? वही है। चलिए कोई बात नहीं, नाम सेम है, हालांकि नाम थोड़ा सा अलग भी रहे तो चलेगा हमारा, लेकिन चैप्टर तो हमारा सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, कंटेंट सेम है। यानी कि आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 को। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। ठीक है, शुरू करा जाए। इसके पहले वाले क्लास तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 कंप्लीटली खत्म किया है। उन दोनों में किसी को कोई डाउट था? नहीं ना। चलिए तो आज हम लोग शुरू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 3। देखो, चैप्टर नंबर 3 के नाम को यदि आप ध्यान से देखेंगे ना तो बहुत बड़ा नाम है चैप्टर का, है ना। इसमें आपको सबसे ज्यादा 3 टर्म आपको पहले मालूम होना चाहिए। पहला है हमारा लीनियर, दूसरा है इक्वेशंस और तीसरा है वेरिएबल्स। यानी कि ये 3 टर्म हमारा जो इस्तेमाल हुआ है इस लंबे से नाम में, ये तीनों आपको पहले मालूम होना चाहिए कि आखिर लीनियर किसको कहेंगे, इक्वेशंस किसको कहेंगे और वेरिएबल्स किसको कहेंगे। यदि ये मालूम चल गया तो आने वाला चैप्टर जो होगा हमारा, या फिर जो चैप्टर के अंदर जो कंटेंट होंगे, सवाल होंगे, वो सारा का सारा आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे आज ये भी कह सकते हैं कि इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, इसके सवालों को टच करने से पहले हम लोग इन तीनों टर्म को समझेंगे। इन तीनों टर्म को आप तब समझ पाएंगे जब यहाँ पे लगभग आपको 10 मिनट टाइम देना पड़ेगा। मतलब कि 10 मिनट के बाद आपको ये तीनों का तीनों इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है वो समझ में आ जाएंगे, इसका गारंटी है। ठीक है, यानी कि आज हम लोग बेसिकली चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेंगे और कुछ सवालों को भी सॉल्व करेंगे। बहुत आगे हम लोग आज पढ़ेंगे, लगभग 1 घंटे का क्लास चलेगा आज हमारा। चलिए शुरू किया जाए फिर। हालांकि आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सर, और आपको मालूम ही है कि हर क्लास शुरू करने से पहले आपको मालूम है सबसे पहले चैप्टर के इंट्रोडक्शन को हम लोग लेते हैं। चलो तो आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर को। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म्स, इसमें हमको कुछ एक इंपॉर्टेंट नोटिस भी देना है आप लोगों को, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी देना है, जो कि थोड़ा सा पहले बाद में देंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप पहले ही सुन लीजिए। क्या है, तरह देखिए ध्यान से। हालांकि इसको शुरू करेंगे पहले यही बता देंगे, चलो उसी समय पूरा बता देंगे। ठीक है, खैर देखिए, पहला हमारा इसमें है वेरिएबल, और इसमें जो हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखने जा रहे हैं इसको आपने चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा है ना। जैसे चैप्टर नंबर 2 में आपने वेरिएबल देखा, कांस्टेंट देखा आपने, फिर से टर्म्स भी देखा आपने, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी देखा आपने, है ना। यानी कि चैप्टर नंबर 2 में लगभग 4-5 इंपॉर्टेंट टर्म्स आप पढ़े, उसी का दोबारा इस्तेमाल हम यहाँ पे करने वाले हैं इस चैप्टर को समझाने के लिए और इन तीनों वर्ड को समझाने के लिए। ठीक है, तो दोबारा हम लोग एक बार इसको पढ़ेंगे, लेकिन जरूर। वेरिएबल, कौन बताएगा वेरिएबल का मतलब क्या था? अच्छा, वेरिएबल किस वर्ड से निकला हुआ है? कौन सा वर्ड? वेरी से, VARY, और इसका मतलब क्या होता है? चेंज। चलिए, ऐसा आप मान के चलिए कि हमको कुछ पता ही नहीं है, तब जाके आप इसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, है ना। पहले जो भी आपने सीखा है रहने दो उसको माइंड में, एक तरीके से उसको अलग कर दो। ठीक है, माइंड के कोने में उसको अलग रखे रहो। अब दूसरे कोने में इसको हम लोग यहाँ पे फिट करते चलेंगे। आप ये मान के चलिए कि हमको कुछ पता ही नहीं है, तो और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म था हमारा वेरिएबल। वेरिएबल जो है ना, एक नए वर्ड से मिलकर बना हुआ है, वेरी, यानी कि वेरी वर्ड से ही हमारा निकला है वेरिएबल, और वेरी का मतलब होता है चेंज। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देंगे और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल है इसका ABCDEFXYZ एटसेट्रा। यानी कि ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट में जो भी नजर आता है उन सब को हम लोग क्या कह देंगे? वेरिएबल कह देंगे। आप जब सवाल बनाते होंगे तो बीच बीच में कहीं ना कहीं ये सब कुछ ना कुछ आता होगा, हालांकि स्मॉल में आता है, कैपिटल में नहीं आता है, स्मॉल में आता है, वो आता होगा, उसी को हम लोग कहते हैं वेरिएबल। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल आपने समझ तो लिया कि वेरी वर्ड से निकला हुआ है वेरिएबल, और वेरिएबल का मतलब होता है चेंज। लेकिन सर चेंज क्या होगा इसमें? एग्जाम्पल भी समझ गए, ए से लेकर जेड तक हमारा जो अल्फाबेट होता है उसी को कहते हैं वेरिएबल। लेकिन सर ये चेंज क्या है, बस समझिए अब ध्यान से। चलिए सपोज कीजिए, मान लीजिए कि आपने पहला क्वेश्चन बनाया, उसमें x का वैल्यू 2 आया। दूसरा क्वेश्चन आपने बनाया, उसमें x का वैल्यू 4 आ गया। आपने तीसरा क्वेश्चन बनाया, उसमें x का वैल्यू 6 आ गया। आपने चौथा क्वेश्चन बनाया, उसमें x का वैल्यू 8 आ गया। आपने पांचवा क्वेश्चन बनाया, उसमें x का वैल्यू मान लीजिए 10 आ गया। यानी कि आप टोटल
5 सवाल बना चुके हैं, सपोज कीजिए आप, बस आपने टोटल 5 सवाल बनाया, पांचों सवाल में x का वैल्यू कुछ कुछ अलग अलग आ रहा है। पहले में 2 आया, दूसरे वाले में 4, फिर 6, फिर 8 और फिर 10, यानी कि हर एक, यानी कि पांचों सवाल में हमारा वेरिएबल तो सेम रहा x, लेकिन उसका वैल्यू क्या होता रहा, बार बार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज होता रहा। इट मीन्स अब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि वेरिएबल का वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो आपने पहला क्वेश्चन बनाया, x का वैल्यू 2 आ गया, दूसरे क्वेश्चन में x का वैल्यू 4 आ गया, उसके बाद 6 आ गया, फिर उसके बाद 8 आ गया और उसके बाद फिर 10 आ गया। इट मीन्स वेरिएबल का वैल्यू, अच्छा यहाँ पे वेरिएबल हमारा क्या है, x है, x का वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जा रहा है, बार बार चेंज हो जा रहा है। इसका मतलब हम यहाँ पे एक लाइन कह सकते हैं कि वेरिएबल जो है ना वो हर बार चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कोई दिक्कत इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं। तो वेरिएबल अब आपको समझ में आ गया। वेरिएबल के बाद हमारा है दूसरा नंबर पे कांस्टेंट। हालांकि ये सब चीज आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है, लेकिन आपको क्या मान के चलना है कि हम पढ़े ही नहीं है, तब ज्यादा समझ में आ पाएगा आपको। ठीक है, चलिए कांस्टेंट, या फिर बहुत सारे बुक में इसको कांस्टेंट टर्म के नाम से भी जाना गया है। तो आप कांस्टेंट बोलो या कांस्टेंट टर्म बोलो, दोनों का मतलब क्या समझा जाएगा, सेम समझा जाएगा। चलो इसमें एक स्टेटमेंट हमको लिखना होता है, डू नॉट चेंज, डू नॉट चेंज। इसका एग्जांपल देंगे, अभी तुरंत आपको समझ में आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एटसेट्रा, इनफाइनाइट, यस, एटसेट्रा भी आप लिख सकते हैं, इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं, चलेगा। समझिए कांस्टेंट का मतलब, आप जो सवाल में 1 2 नंबरिंग तक देखते हैं ना, काउंटिंग नंबर, उसी काउंटिंग नंबर को हम लोग कह देते हैं कांस्टेंट या फिर कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ये यहाँ पे एग्जांपल आपको दिख रहा है। लेकिन सवाल है कि सर आपने लिखा है डू नॉट चेंज, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कभी भी, एग्जांपल इनमें से कोई भी एक एग्जांपल हम लोग उठा लेते हैं। मान लीजिए 7, क्या कभी भी 7 का वैल्यू बदलेगा क्या? क्या 7 के बदले में आप 8 लिख दीजिएगा? कभी नहीं। क्या 7 के बदले में आप 9 लिख दीजिएगा? कभी नहीं। अच्छा मान लीजिए इंडिया में 7 है, क्या वही 7 अमेरिका में 9 बन जाएगा क्या? क्या वही 7 ऑस्ट्रेलिया में 10 बन जाएगा क्या? नहीं। इट मीन्स कांस्टेंट हमारा वो वैल्यू होता है जो कि कहीं भी चेंज नहीं हो सकता, वो हमेशा फिक्स्ड रहता है, कांस्टेंट रहता है, परमानेंट रहता है। कोई दिक्कत इसमें? तो वेरिएबल और कांस्टेंट में डिफरेंस यदि आपसे पूछे तो आप बताइएगा कि वेरिएबल का वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज हो सकता है। ठीक है, एग्जांपल हमने यहाँ पे आपको दिया था एक्स वाला। और कांस्टेंट हमारा वो वैल्यू होता है जो कि कहीं पे भी चेंज नहीं हो पाएगा, कभी नहीं चेंज होगा, वो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, वो फिक्स रहेगा। 4 के बदले आप कभी 5 लिख दीजिएगा क्या? कभी नहीं, वो हमेशा 4 का अपना वैल्यू है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांस्टेंट समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। कांस्टेंट के बाद तीसरे नंबर पे हमारा टर्म है, अच्छा टर्म ही है, टर्म। चलिए इसमें हम एक डेफिनेशन लिखेंगे आपके लिए। डेफिनेशन है हमारा, हाँ बिल्कुल याद है लगता है आप लोगों का ना, क्या है युवराज इसका डेफिनेशन? वेरी गुड। कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट आर नॉन एज टर्म्स। यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वेरिएबल को और कांस्टेंट को आपस में कंबाइन करेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा उसी को कहेंगे टर्म। एग्जांपल देंगे, समझ में आएगा ज़्यादा। एग्जांपल देखिए, मान लीजिए 2x, ये x है, ठीक है, 4y, 8p, 10q एटसेट्रा। अब इसका मतलब क्या हुआ सर, समझिए ध्यान से देखिए। इसको पहले आप ध्यान से देखिए तो ये 2 हमारा क्या है, वेरिएबल या कांस्टेंट? कांस्टेंट। x क्या है? वेरिएबल। यानी कि एक कांस्टेंट को और एक वेरिएबल को आपस में आपने एक साथ लिख दिया, तो जो हमारे सामने बन के आया वो क्या बन गया? 2x बन गया। और इसी को हम लोग कह देंगे एक टर्म, क्योंकि डेफिनेशन आप साफ देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट आर नोन एज टर्म्स। कांस्टेंट हमारा ये होता है, वेरिएबल हमारा ये होता है, इन दोनों का आपस में कंबाइन कर दो, जो रिजल्ट बनेगा उसी को कह देंगे हम लोग टर्म। अच्छा आगे वाला देखो, इसमें हमारा 4 क्या है?
4 कांस्टेंट है, y क्या है वेरिएबल, 8 क्या है, p क्या है वेरिएबल, 10 क्या है और q क्या है वेरिएबल। यानी कि हर जगह पे आप देख रहे होंगे कि एक कांस्टेंट है तो एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है तो एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है तो एक वेरिएबल है, और जो रिजल्ट हमारा बन रहा है उसी को हम लोग कह देते हैं टर्म। अच्छा यदि कोई पूछ दे कि बताओ यहाँ पे टोटल कितने टर्म लिखे हुए हैं, तो कितने टर्म है, 4 टर्म, एक ये टर्म, एक ये टर्म, एक ये टर्म और एक ये टर्म, तो 1 2 3 4 टर्म लिखे हुए हैं। सिंपल सी बात है। आगे बढ़े हम लोग, चलिए अब टर्म्स के बाद हमारा आ जाता है चौथे नंबर में, क्या आना चाहिए युवराज, चौथे नंबर में क्या आना चाहिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्या आएगा, अलजेब्रिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। चलो इसका डेफिनेशन बता सकते हो युवराज, इसका डेफिनेशन बड़ा सिंपल है, बताओ जरा क्या सीखा, इसका डेफिनेशन क्या होगा। इसका डेफिनेशन बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, बताएं हम, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स आर नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इतना ही आसान था ये, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। इसीलिए हमने कहा कि इसमें बहुत सारा टर्म हमारा वही वाला इस्तेमाल होगा जो हमने चैप्टर नंबर 2 में इस्तेमाल किया था, ठीक है। इसीलिए हम डेफिनेशन आपसे पूछ लेते हैं। चलो कॉम्बिनेशन ऑफ, इसका डेफिनेशन लिखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स आर नोन एज algebraic एक्सप्रेशंस। डेफिनेशन बड़ा सिंपल है, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स आर नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अच्छा एक बात बताइए पहले हमको, टर्म्स में आपने किसको किसको कंबाइन किया था, वेरिएबल को और कांस्टेंट को। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग किसको कंबाइन करेंगे, टर्म्स को कंबाइन करेंगे। इट मींस एग्जांपल आप इसका देखिए, समझ में आएगा ज्यादा। चलिए यहीं से एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे सामने एक है 2x और एक 4y है, तो हम एग्जांपल लेंगे यहाँ पे 2x प्लस 4y। अब जरा एक बात हमको बताइए, क्या 2x एक टर्म है, बिल्कुल। क्या 4y एक टर्म है, बिल्कुल टर्म है। इन दोनों को आपस में कंबाइन करने का काम कौन कर रहा है, प्लस का साइन कर रहा है। यानी कि 2x प्लस 4y को आपने आपस में कंबाइन कर दिया और जो रिजल्ट बन के आया उसी को हम लोग कह देंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे हमारा 2x प्लस 4y क्या बन गया, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म है और इन दोनों टर्म को हमने प्लस के साइन के साथ आपस में कंबाइन कर दिया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। इसका एग्जांपल दुनिया भर का है, एक दो एग्जांपल हम लोग और ले लेते हैं अच्छी तरीके से समझने के लिए। चलिए ये किया हो गया। दूसरा, इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए, वो भी हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनकर तैयार हो जाएगा। क्या क्या है 8p, चलो इस बार माइनस दे देते हैं, 10q। क्या ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बिल्कुल है, क्योंकि ये भी एक टर्म है और ये भी टर्म है। इन दोनों को आपस में कंबाइन करने का काम कौन कर रहा है, माइनस का साइन कर रहा है। इट मींस 8p माइनस 10q इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आगे बढ़ सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल इस बार सिखा, तुम बताओ क्या ले सकते हैं एग्जांपल। एग्जांपल तो कुछ भी ले सकते हैं ना, एग्जांपल कुछ भी ले सकते हैं। क्या होना चाहिए एग्जांपल, इसमें इतना सोचना क्या है, कुछ भी तो बोल लो, एक टर्म, बस 2 टर्म होना चाहिए उसमें। 7x प्लस 4y, ठीक है, 2 टर्म आ गया इसमें, एक एक्स्ट्रा मेरे तरफ से ले लो। चलो 10x कर लो दोबारा, 10x। अब यहां पे देखो ये 7 है, सेवन एक्स एक अलग टर्म है, 4y एक अलग टर्म है और 10x हमारा एक अलग टर्म है। लाइन कट गया, खैर कोई बात नहीं, देखिए ध्यान से फिर। 7x 4y 10x, ये तीनों का तीनों हमारा अलग अलग टर्म है ना, लेकिन इन तीनों को आपस में कंबाइन करने का काम कौन कर रहा है, प्लस और माइनस का साइन कर रहा है। इट मींस ये भी हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कोई चलते फिरते पूछ ले कि क्या होता है तो आप बताइएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह देते हैं। बस बात खत्म, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं किसी को। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। युवराज थोड़ा सा खोलो, थोड़ा सा, बस बस बस, ज्यादा नहीं, ठीक है। 4 हो गया, 5 नंबर।
एक तो इतना गर्मी, ऊपर से लाइन कट जा रहा है। ठीक है, बैठ जाओ, हल्का सा, बस थोड़ा सा और थोड़ा सा, बस ठीक है। चलो खैर आगे बढ़े। आज टेम्परेचर कितना था? 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ऊपर से लाइन और कट जाए क्लास के अंदर हालत खराब है। खैर आगे देखते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ गया। चलिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद 5वें नंबर पे हमारा आता है लीनियर, LINEAR, लीनियर। लीनियर का डेफिनेशन आप देखिए यहां पे ध्यान से। लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैविंग पावर, पावर का दूसरा नाम डिग्री, हैविंग पावर या फिर डिग्री 1, यानी कि जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पावर 1 रहे उसी को हम लोग कह देते हैं लीनियर। एग्जांपल देखिए। हाँ चलो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एग्जांपल देखिए, इसका समझ में आएगा। जैसे एक एग्जांपल हम लोग यहीं से उठा लेते हैं, ये वाला 2x + 4y, ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। 2x + 4y क्या कहता है लीनियर का मतलब? देखो, सबसे पहले इसके डेफिनेशन में जाओ। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए, पहला बात। हैविंग पावर 1, यानी कि जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पावर 1 रहे उसी को हम लोग कह देते हैं लीनियर। अच्छा, अब जरा बताइए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 के बगल में x का पावर कितना है? यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पे y का पावर कितना है? 1, कुछ नहीं है तो 1 है। इन दोनों वेरिएबल का पावर 1 1 है। इट मीन्स ये हमारा क्या है? एक लीनियर है। बात खत्म। इसका एग्जांपल हम लोग और ले सकते हैं, जैसे चलो यही वाला ले लेते हैं। एग्जांपल और भी ले सकते हैं, लेकिन चलो यही ले लेते हैं, जब हमारे सामने है ही तो ले लेते हैं। कितना है? 8p - 10q। क्या ये भी एक लीनियर है? बिल्कुल लीनियर है, क्योंकि हमारा वेरिएबल यहाँ पे p है और q है और दोनों का पावर 1 1 है। इट मीन्स ये दोनों का दोनों हमारा एक लीनियर है। ठीक है, एग्जांपल और देख लीजिए आप। चलो एक एग्जांपल हम अपने मन से देते हैं आपको। ठीक है, 4x² - 20x + 15, क्या ये हमारा एक लीनियर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पावर यहाँ पे हमारा 2 आ गया, लेकिन होना कितना चाहिए? 1 होना चाहिए। इट मीन्स ये हमारा एक लीनियर नहीं है। तो इसको आप लिख के इस तरीके से काट लीजिएगा, ताकि आप जब सवालों को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को, सॉरी अपने नोटबुक को देखेंगे ना, तो आपको मालूम चले कि पावर केवल कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। 2 वाला पावर हमारा बिल्कुल भी इसमें नहीं चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर 2 वाला पावर, 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला कभी नहीं चलेगा, बस पावर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा लीनियर का मतलब। आगे बढ़ते हैं। फिर 5वां हो गया। 6वां नंबर देखिए, 5वें के बाद 6वां नंबर। लीनियर के बाद आता है हमारा इक्वेशंस। इक्वेशंस का मतलब क्या है? एकदम शॉर्ट डेफिनेशन लिखेंगे ताकि आपको ये चलते फिरते भी याद रह सके। इक्वालिटी बिटवीन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इक्वालिटी बिटवीन 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। एग्जांपल देखेंगे और समझ में आएगा। चलिए 2 एग्जांपल हम लोग इसका लेते हैं। पहले वो ऊपर वाला ले लेते हैं, बहुत एकदम शानदार एग्जांपल है ऊपर वाला। 2x + 4y, और यहाँ पे हमारा चलो दूसरा एक यहाँ पे दूसरा ले लेते हैं। सपोज मान लो 4x - 20y, बस एग्जांपल के तौर पे है ये। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप हमको एक बात बताइए, क्या ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? हाँ या ना? बिल्कुल है, क्योंकि पावर 1 1 है। क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? बिल्कुल है। जब 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहे और इन दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन यदि हम दे दे, तो यही इक्वल टू का साइन हमारा कहलाता है इक्वेशन। कोई दिक्कत इसमें? तो यही वाला जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, यही हम लोग इसको कह देते हैं इक्वेशन। अच्छा, एक बार बताइए फिर से दोबारा, इक्वेशन होने के लिए हमेशा हमारे पास कितने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का होना जरूरी है? 2।
तभी तो एक LHS में होगा और एक RHS में होगा। इट मीन्स जब दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बीच में हम लोग इक्वल टू का साइन दे देते हैं, उसी को हम लोग कह देते हैं इक्वेशन। आगे बढ़े हम लोग, चलो। तो ये एक एग्जांपल हो गया। हालांकि इसका ऐसा एग्जांपल हमारा दुनिया भर का है, कितना लेना चाहोगे? इतना काफी है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहां तक समझने के बाद, यानी कि 6 इंपॉर्टेंट टर्म्स को अभी आपने समझा। अब इतना समझने के बाद आप इस चैप्टर के हेडिंग पे जाइए। अब जाइए हेडिंग पे। पहले हमने कहा था जाने के लिए, क्या नहीं कहा था? क्योंकि हमको मालूम था आप हेडिंग पे जाते कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन अब जरा हेडिंग पे जाइए, तो अब आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा इसमें। पहले जहां जहां हम अंडरलाइन किए हैं रेड मार्कर से, पहले उसको देखिए। लीनियर, लीनियर का मतलब क्या? वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर कितना हो, 1 हो, उसी को हम लोग कहेंगे लीनियर। तो क्या लीनियर का मतलब क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं फिर। इक्वेशंस, जब दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में इक्वल टू का साइन आ जाए, उसी को हम लोग कह देते हैं इक्वेशन। क्या इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल्स, वेरिएबल्स का मतलब क्या है? ए से लेकर जेड तक जो आपको अल्फाबेट दिखते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं। एग्जांपल, ए से लेकर जेड तक। क्या ये वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आगे बढ़े हम लोग, चलो। तो 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स को आपने समझ तो लिया, लेकिन यहां पे एक और चीज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ देखिए, पेयर। पेयर मतलब हमेशा 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको लेना है। पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा। पेयर का मतलब जोड़ा, यानी कि जब भी आपको इस चैप्टर में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेना होगा तो हमेशा आपको 2 लेना पड़ेगा, हमेशा वो जोड़ा में रहेगा, ठीक है। और एक वर्ड और है हमारा इसमें, 2 वेरिएबल्स। क्लास 8 तक पढ़ाया जाता है लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल। 9th में भी 1 ही है, और 10th में पढ़ाया जाता है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल का मतलब यहाँ पे है कि आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने वेरिएबल देखने को मिलेंगे? 2 वेरिएबल देखने को मिलेंगे। एक्स वाई हो सकता है, ए बी हो सकता है, पी क्यू हो सकता है, आर एस हो सकता है, एक्स वाई हो सकता है, या फिर सी डी हो सकता है, जे के हो सकता है, एल एम हो सकता है। यानी कि हमेशा 2 वेरिएबल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप क्लास 9th के लीनियर इक्वेशन को उठा के देखेंगे, या फिर क्लास 8 के लीनियर इक्वेशन को आप उठा के देखेंगे, उसमें हमेशा वेरिएबल एक ही इस्तेमाल हुआ है, एक ही वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है। लेकिन क्लास 10th में आपको कितने वेरिएबल मिलेंगे? 2 वेरिएबल मिलेंगे। देखो यहाँ पे इस वाले को देखो आप, एक एक्स वेरिएबल, एक वाई वेरिएबल, एक एक्स वेरिएबल और एक वाई वेरिएबल, 2 वेरिएबल हुआ ना। उसी प्रकार से ये वाला भी हमारा एग्जांपल, एक पी और एक क्यू, क्या 2 अलग अलग वेरिएबल हुआ? बिल्कुल हुआ। यानी कि क्लास 9th में आपको 2 वेरिएबल मिलेगा और उन दोनों का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। आगे बढ़े हम लोग, चलिए। तो ये हो गया हमारा 6 इंपॉर्टेंट टर्म्स, और इसी के साथ आपने चैप्टर के मतलब को भी समझ लिया, इन 6 इंपॉर्टेंट टर्म्स को भी अब आपने समझ लिया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल मेरे तरफ से आप और ले लीजिए, और यहाँ पे हमारा पूरा चीज आपको समझ में आ जाएगा एक बार में। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए 20x माइनस 13y इज इक्वल्स टू 15x प्लस 17y। चलिए, अब जो हम यहाँ पे पूछेंगे ना, वो आप हमको जवाब देंगे एक एक करके। अब तो आप मालूम चल गया सब चीज। चलिए समझिए पहले ध्यान से, क्या पूछना चाहेंगे हम? सबसे पहले पूछना चाहेंगे, क्या ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? बिल्कुल है, क्योंकि 2 अलग अलग टर्म को आपस में कंबाइन किया गया है माइनस साइन के द्वारा। इट मीन्स ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं। क्या ये वाला भी हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? बिल्कुल है, क्योंकि ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, दोनों का आपस में कंबाइन प्लस का साइन कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब दोबारा सवाल, दूसरा सवाल, क्या ये दोनों का दोनों हमारा लीनियर है? बिल्कुल है, क्योंकि दोनों का दोनों पावर हमारा 1 है। ठीक है, आगे, क्या ये दोनों का दोनों इक्वेशन के फॉर्म में है? बिल्कुल है, क्योंकि इन दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन है। यानी कि अब आपने सवालों का जवाब दे दिया, इसका मतलब यहां तक आपको समझ में आ गया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन था, जो कि हम पहले बताना चाहते थे, लेकिन अब जब बताएंगे ना तो आप उसको ज्यादा समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले, हाँ, इंपॉर्टेंट टर्म्स जो थे इस चैप्टर में आपको समझने लायक, वो इतना ही था। अब जो कुछ बताने वाले हैं हम, वो थोड़ा सा अलग चीज है। क्या अलग चीज है? अब जरा उसको आप ध्यान से समझेंगे पहले। ठीक है, देखिए, इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए हम लोग 3 अलग अलग हिस्सों में बांटेंगे। यानी कि लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, पूरा नाम बोले तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स को
इसमें सवाल है हमारे पास, उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 तरीका है, 3 तरीका। कहाँ पे लिख दें, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, समझिए पहले आप ध्यान से इसको। इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए हमारे पास टोटल 3 तरीका है। चलिए, सबसे पहला है हमारा बाईग्राफिकल मेथड। बाईग्राफिकल मेथड। दूसरा है बाई अल्जेब्रिक मेथड। बाई अल्जेब्रिक, इसमें जो सवाल दिए हुए ना उसको सॉल्व करने का हमारे पास 3 तरीका है। और नहीं, तीसरा है वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड बताएंगे अभी, वो भी मेथड बताएंगे अभी हम। यानी कि इस चैप्टर में बेसिकली सवालों को सॉल्व करने के लिए ना आपको ग्राफिकल मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो क्या है क्लास में समझेंगे हम लोग, अभी फिलहाल आप समझिए। ग्राफिकल मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अलजेब्रिक मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इस क्लास में बीच बीच में एक्सरसाइज में ना आपका वर्ड प्रॉब्लम भी दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले चैप्टर को अच्छी तरीके से खत्म करने के लिए, समझने के लिए, सबसे पहले इन तीनों को अलग अलग ग्रुप में बांट देंगे, और इन तीनों में से सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, यानी कि ये वाले मेथड को। यानी कि चैप्टर में सबसे पहला सवाल जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो इस मेथड से करेंगे, बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के मेथड से, और दूसरा हमारा इससे सॉल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड से, और तीसरा लास्टली जाके हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर के वर्ड प्रॉब्लम्स को। देखिए यहाँ पे हम आपका ये कंफ्यूजन जो है ना दूर कर देना चाहते हैं। हालांकि वर्ड प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज के बीच बीच में ही ठूस दिया गया है, मतलब बीच बीच में ही आपको देखने को मिलेगा वर्ड प्रॉब्लम, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि एक सवाल बनाए और 4 वर्ड प्रॉब्लम बता दे, फिर एक सवाल बनाए नॉर्मल वाला, फिर 4 वर्ड प्रॉब्लम बता दे। नहीं, उससे आपका मोमेंटम बिगड़ जाएगा, आप समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके क्लास में एज से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम है, नंबर से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम है, उसके बाद फिर रुपीज से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम है, फिर फ्रैक्शन से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम है, अलग अलग प्रकार के वर्ड प्रॉब्लम्स आपके बुक में दिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अलजेब्रिक मेथड से जितने सवाल बन सकते हैं उसको बनाएंगे, उसके बाद फिर ग्राफिकल मेथड से बनाएंगे, और उसके बाद फिर चैप्टर के अंत में हम लोग बनाएंगे वर्ड प्रॉब्लम्स को। और वर्ड प्रॉब्लम्स में ही हमारा समय सबसे ज्यादा लगेगा, क्योंकि इसमें हमको अलग अलग प्रकार के वर्ड प्रॉब्लम्स आपको बताने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक बात और आप गहराई से जान लीजिए। अलजेब्रिक मेथड में 3 मेथड आपको पढ़ना होता है, 3 मेथड। सबसे पहला हमारा इसमें है, सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन, नाम सुना होगा आपने, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा है हमारा इसमें एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा है आपका, तीसरा क्या है युवराज, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। समझिए यहाँ पे अभी आपको डाउट हो रहा होगा, बताएंगे हम पूरा। सबसे पहले तो आपको मालूम चल गया कि इस चैप्टर को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, 3 अलग अलग हिस्सों में हम लोग इसको पढ़ेंगे। पहला अलजेब्रिक मेथड से जितने सवाल हो सकते हैं उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर ग्राफिकल मेथड, और उसके बाद फिर वर्ड प्रॉब्लम्स लास्ट में। अब यहाँ पे आप समझिए, अभी जो हम लोग अभी शुरू करने वाले हैं वो हम लोग शुरू करने वाले हैं अलजेब्रिक मेथड को। तो आप पहले इसके बारे में समझ लीजिए। अलजेब्रिक मेथड में हम लोगों को 3 मेथड पढ़ना होता है, लेकिन जब से कोरोना आया है इन 3 मेथड में से हमारा एक मेथड हट गया है, वो है हमारा लास्ट वाला, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इस वाले को आप काट दीजिएगा, इस वाले को हम लोग पढ़ने वाले भी नहीं है। यानी कि अलजेब्रिक मेथड में हम लोग मात्र 2 मेथड ही पढ़ेंगे, ऊपर वाला और ये नीचे वाला, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। इसको खत्म करने के बाद चलेंगे ग्राफिकल मेथड में, इसको खत्म करने के बाद फिर चलेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स में। ठीक है, चलो ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी था। तो इस प्रकार का फ्लो डायग्राम आप अपने बुक में कॉपी में बना लीजिएगा, ताकि आपको मालूम चले कि कैसे कैसे हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट नोटिस आप लोगों के लिए क्या है, देखो ध्यान से। जिस बच्चे के पास नया वाला एनसीईआरटी बुक है उसको तो फिर सोचना ही नहीं है, क्योंकि उसमें सिलेबस जो वो डिलीटेड सिलेबस है।
यानी कि जिसके पास नया एनसीईआरटी बुक है वो बिल्कुल आपका सही बुक है, उसमें वही उतना ही पढ़ना है जितना आपके बुक में दिया गया है। तो जिसके पास एनसीईआरटी बुक नया है उसके लिए ये हम नहीं बता रहे हैं, जिसके पास एनसीईआरटी बुक पुराना वाला है उसके लिए हम बता रहे हैं। आप अपने बुक में एक्सरसाइज 3.1, 3.5, 3.6 और 3.7 बेसिकली हमारा ऑप्शनल है, वो तो आता ही नहीं है। तो ये 4 एक्सरसाइज आप अपने बुक में काट लीजिए, क्योंकि ये सब का सब आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। जिसके पास एनसीईआरटी नया है वो उसके लिए नहीं था ये, जिसके पास नया बुक है उसके लिए तो नया बुक है ही, उसमें कुछ कटेगा नहीं। लेकिन जिसके पास एनसीईआरटी बुक पुराना है उसमें आप एक्सरसाइज काटिए 3.1, सबसे पहले निकालिए 3.1, जल्दी जल्दी 3.1 निकालिए, 3.1 काटो, उसके बाद फिर 3.5 काटो, 3.5 सिखा जल्दी, 3.5 के बाद 3.6 काटो, 3.6 हो गया। और 3.7 बेसिकली ऑप्शनल होता है, वो तो आता भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको काट लो, उसको बनाना नहीं है। हाँ, यानी कि 3 एक्सरसाइज ही आपको इस बार पढ़ना है। ये जो है ना कोरोना के टाइम से चल रहा है और हमेशा अब ऐसा ही चलेगा, क्योंकि नया एनसीईआरटी बुक हमारा पब्लिश हो चुका है, अब हमेशा ऐसा ही हमारा चलेगा। तो एक्सरसाइज 3.2, 3.3 और 3.4 यही 3 एक्सरसाइज आपको पढ़ने हैं, कोई दिक्कत इसमें। और इन 3 एक्सरसाइज में जितने भी सवाल हैं उसको हम लोग इन तीनों मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ग्राफिकल मेथड, उसके बाद पहले अलजेब्रिक मेथड, उसके बाद ग्राफिकल मेथड और उसके बाद फिर वर्ड प्रॉब्लम्स। तो आगे बढ़े हम लोग। चलिए अब मैंने बातों को आप ध्यान से सुनिए। हम लोग अभी शुरू करने जा रहे हैं अपना अलजेब्रिक मेथड, और अलजेब्रिक मेथड में भी सबसे पहला मेथड कौन सा? सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्लिमेशन नहीं है साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड है हमारा, ठीक है। इसको मिटा दें। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए। सबसे पहले 6 इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखने के बाद आप ये डायग्राम, फ्लो डायग्राम बेसिकली आप जरूर बनाइएगा, ताकि आपको मालूम चले कि कैसे कैसे हम लोग चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए मिटा दें, शुरू करते हैं फिर। क्या हो गया? आप बोलते हैं ना ध्यान मत दो, नई चीज पे ध्यान। अच्छा, तो मतलब अभी तुम्हारे एग्जाम में कोई तुमसे पूछेगा केमिस्ट्री का स्पेलिंग, बोल देना कि सर ही तो बोलते हैं बुलाना चीज बोलते हो, असली भूल गए। चलो खैर शुरू करते हैं हम लोग। आज अपना पहला क्या था? बाय अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड, और अलजेब्रिक मेथड में भी सबसे पहला मेथड कौन सा हमारा है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड सबसे पहला मेथड हमारा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, यानी कि इससे हम लोग बेसिकली सवाल बनाने वाले हैं, ठीक है। सवाल बनाने से पहले ना हम लोग लिखेंगे लीनियर इक्वेशन का इनटू वेरिएबल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म। एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मतलब कि वो उस फॉर्म में होना चाहिए। जैसे आप स्कूल जाते हो तो एक यूनिफॉर्म में जाते हो, टाइम पे आते हो, एक अपना स्टैंडर्ड टाइम पे आते हो, है कि नहीं? यानी कि जो आप काम करते हो अपना एक स्टैंडर्ड तरीके से करते हो, उसका एक स्ट्रक्चर होता है ना। चलिए, तो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो हम लोग पहले लिखेंगे, उसके मतलब को समझेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन देंगे, तब आपको समझाएंगे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि उसके बिना फिर ये हमारा अधूरा है, ठीक है। पहले आप इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को देखिए। स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है a1x
प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। उसके बाद a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। वेयर, इसमें कुछ शर्त भी है। वेयर ये लिखना पड़ेगा, इसके बिना तो अधूरा हो जाएगा पूरा। वेयर a1 b1 c1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 are all real numbers and a1 is not equal to 0, b1 is not equal to 0, उसके बाद a2 is not equal to 0 और b2 is not equal to 0। बहुत लंबा तगड़ा हम डेफिनेशन लिख दिए हैं, समझना पड़ेगा, समझिए ध्यान से। बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग इसलिए लिखते हैं ताकि आपको मालूम चले कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स में हमारा सवाल का जो फॉर्म है, स्ट्रक्चर है, वो किस प्रकार का रहने वाला है। ठीक है, चलिए वो हम लोग अभी सवाल बनाएंगे ना तो आपको दिखा देंगे, लेकिन फिलहाल आप समझिए कि वो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में रहता है। ठीक है, यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 जो इस्तेमाल हुआ है वो क्या है, एक हमारा रियल नंबर है। अब रियल नंबर का मतलब शायद आप भूल गए होंगे, लेकिन हम आपको एक बार याद दिला देते हैं। रियल नंबर का मतलब क्या होता है, देखिए रियल नंबर का सीधा सा मतलब होता है रैशनल और इरैशनल, दोनों के कॉम्बिनेशन को ही हम लोग कह देते हैं रियल नंबर। यानी कि रैशनल नंबर और दूसरा इरैशनल नंबर, यानी कि रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर के कॉम्बिनेशन को ही हम लोग कह देते हैं रियल नंबर। अब इसका आप एग्जांपल लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, बड़ा आसान है। एग्जांपल हमारा 2 हो जाएगा, -2 -4 5/7 0 एटसेट्रा। 0 हम लिखे होंगे तो शायद आपको घबराहट आ गया होगा कि सर 0 रैशनल नंबर है। बिल्कुल है, 0 हमारा रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि देखिए रैशनल नंबर हमेशा किस फॉर्म में होना चाहिए, p/q, लेकिन q हमेशा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इट मीन्स ऊपर में हमारा 0 चलेगा, नीचे में 1 चलेगा, लेकिन कभी भी नीचे में 0 नहीं चलेगा। तो बताइए यहाँ पे हमारा क्या लिखा हुआ है, 0, इट मीन्स ये 0/1 के फॉर्म में है तो चलेगा हमारा। ठीक है, तो 0 हमारा एक रैशनल नंबर होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं फिर। इरैशनल का एग्जांपल आप देख लो, √2 √3 √5 √7 एटसेट्रा। अच्छा, क्या √4 एक इरेशनल नंबर है क्या? क्यों? हाँ, क्योंकि इसका वैल्यू कितना होता है, 2 हो जाता है। इट मीन्स ये हमारा वैल्यू 2 होता है, इसलिए हमारा √4 जो है वो एक रैशनल नंबर, सॉरी इरेशनल नंबर नहीं है, वो एक रैशनल नंबर है। आगे बढ़े हम लोग। चलिए अब जरा देखिए यहाँ पे ध्यान से क्या हमने लिखा है। हमने अभी फिलहाल यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का, ये हमारा है स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें जो आप a1 b1 c1 a2 b2 c2 देख रहे थे, ये सबका सब हमारा क्या है, रियल नंबर है। यानी कि वो रैशनल नंबर भी हो सकते हैं कुछ इस प्रकार के, और इरैशनल भी हो सकते हैं कुछ इस प्रकार के, रूट वाले भी हो सकते हैं। और इसमें हमने एक और कंडीशन ऐड किया है कि a1 का वैल्यू और b1 का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, यदि हमारा a1 का वैल्यू 0 हो जाएगा और b1 का वैल्यू 0 हो जाएगा, इट मीन्स 0 × x 0, 0 × y 0, तो ये 0 हो गया पूरा, ये पूरा 0 हो गया। तो c यहाँ पे रह के क्या करेगा, केवल c रहेगा, तो क्या वो हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखेगा आपको? नहीं दिखेगा। इसीलिए हमने कहा यहाँ पे कि a1 और b1 का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, उसी प्रकार से a2 और b2 का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े हम लोग। चलिए अब इन दोनों को हम लोग एक साथ कह देते हैं, ये भी आपके बुक में दिया गया है, इसीलिए आपको ये जानना चाहिए। इन दोनों इक्वेशन को हम लोग एक साथ कह देते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। देखो कुछ हार्ड नहीं है इसमें, इन दोनों को एक साथ हम लोग कह देते हैं बस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। बस आगे बढ़ते हैं, लिख लेते हैं थोड़ा सा इसको हम लोग, साइमल्टेनियस
साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। बस इन दोनों को एक साथ कहने का तरीका हमारा बस ये नाम है और कुछ नहीं है इसमें एक्स्ट्रा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये छोटा सा जानकारी आपके लिए हमने दिया जानबूझ के इतना, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि आखिर हम लोग क्या आगे पढ़ने वाला है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे अपने एक्चुअल सब्स्टिट्यूशन मेथड को। चलिए ठीक है, अब आप यहाँ पे सवाल को लिखिए। पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, अलजेब्रिक मेथड के अंदर सबसे पहला कौन सा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके बाद चलेंगे हम लोग एलिमिनेशन मेथड में, लेकिन सबसे पहले इसका क्वेश्चन आप लिखिए। पहले एक क्वेश्चन देते हैं आपके लिए। क्वेश्चन लिखो 7x माइनस 15y, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, उसके बाद x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ये आपके पास सवाल दिया गया है। देखिए ध्यान से, इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें ना सवाल ये कह रहा है कि देखो 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ये आपके पास सवाल दिया गया है। इसको सॉल्व करो किस मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद x और y दोनों का वैल्यू निकाल के दिखाओ। युवराज अभी सॉल्व मत करो, पहले देखो जरा, क्योंकि हम इसमें तरीका थोड़ा सा बताने वाले हैं और उसी प्रोसीजर के साथ आपको पूरा चलना है। ठीक है, देखिए ध्यान से। सवाल को सॉल्व करने से पहले आप ये देखो कि क्या ये दोनों का दोनों हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। सबसे पहले आपको यही चेक करना है। अच्छा एक बात बताइए, यदि ये हमारा इस प्रकार का लिखा हुआ है तो क्या हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या? 7x माइनस 15y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इस 2 को हम लोग इधर लेके आ गए हैं तो बराबर 0 हो जाएगा हमारा। उसी प्रकार से क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं? x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0 लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब जरा देखिए इसको, यानी कि ये हमारा कहाँ से आया? ऊपर से आया, ये वाला से। तो अब इसको जरा मैच करो कि क्या ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। चेक करते हैं। जैसे ही आप देखोगे आपको लगेगा कि नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको दिखेगा कि सर यहाँ पे प्लस प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस भी है माइनस भी है। देखो साइन से कोई मतलब नहीं है हमको, साइन प्लस माइनस चलेगा, साइन से कोई मतलब नहीं है। बस आप ये देखो कि x के जगह पे x है कि नहीं, y के जगह पे y है कि नहीं। देखते हैं जरा, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, सही है। यहाँ पे a1 है, यहाँ पे क्या है? 7 है, यानी कि a1 का वैल्यू कितना हो गया? 7 हो गया। आगे बढ़िए, फिर यहाँ पे y है, वहाँ भी y है। यहाँ पे b1 है, वहाँ पे कितना है? माइनस 15, यानी कि b1 का वैल्यू कितना हो गया? माइनस 15 हो गया। उसके बाद यहाँ पे c1 है, c1 का वैल्यू वहाँ पे कितना है? माइनस 2। तो पहला वाला तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है। नीचे वाला देख लीजिए, यहाँ पे x है, वहाँ भी x है, ठीक है। यहाँ पे a2 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, यानी कि a2 का वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया। अब यहाँ पे y है, वहाँ भी y है। यहाँ पे b2 है, यहाँ पे 2 है, यानी कि b2 का वैल्यू कितना हो गया? 2 हो गया। यहाँ पे c2 है, c2 की जगह वहाँ कितना है? -3, यानी कि c2 का वैल्यू कितना हुआ? -3। इट मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि ये वाला हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अब आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब यही चीज आप मिटा दो, क्योंकि ये चीज हमारा कहाँ से आया था? यहाँ से आया था। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, ऊपर के सवालों को देख लेते हैं और वो पहले ही बोल देते हैं कि नहीं सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। नहीं, लेकिन आपको करना पड़ेगा क्या? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। लाने के लिए आप क्या करेंगे? इक्वल टू के जो इधर नंबर है उसको इधर लेते आओ, उधर बराबर 0 हो जाएगा हमारा, और उसके बाद मैच कर लो, आ जाएगा हमारा। चलिए, अब इसका जो इंपॉर्टेंट हिस्सा है आप उसको देखिए, इसका सोल्यूशन। सबसे पहले जो लिखा हुआ है सवाल आप उसको एक बार ऐसे ही लिख दो। x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। देखिए अब मेरे बातों को ध्यान से लिखो मत अभी, क्योंकि यदि ये गड़बड़ा गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। लिखने के लिए टाइम देंगे और समझ जाएंगे ना, लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप वो अपने भी बना लेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से, अपने सॉल्यूशन आप बना रहे हैं। सबसे पहले आप इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। ये आपको करना है पहले। इस वाले को आपने माना इक्वेशन फर्स्ट, इस वाले को आपने माना इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन का कोई एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लो, मतलब कि हम लोग निकाल लेते हैं पहले वाले का, ठीक है। चलिए, आप इसमें काम करने वाले हैं इक्वेशन फर्स्ट नंबर का। तो फ्रॉम
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये आपको लिखना पड़ेगा। अब इक्वेशन फर्स्ट को आप लिखिए पहले यहाँ पे 7x - 15 बराबर 2। हमने क्या किया है यहाँ पे, हम जो है ना इक्वेशन फर्स्ट से एक वेरिएबल यानी कि x का वैल्यू निकालने जा रहे हैं बस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पे 15y भी है ना, वही तो छूट रहा है, 15y है वो, कहाँ पे? अच्छा यहाँ पे ये y है, अच्छे से लिख देते हैं 15y, ठीक है। चलिए अब इसमें से आपको x का वैल्यू निकालना है, निकालिए। 7x 2 प्लस 15y, x का वैल्यू कितना होगा? 2 प्लस 15y डिवाइडेड बाई 7, ये हमारा निकला x का वैल्यू। ये भी फिलहाल हमारा x का वैल्यू है, ठीक है। चलिए अब इस x के वैल्यू को आप उठा के इक्वेशन नंबर सेकंड में आप डालेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्यों डालेंगे? क्योंकि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप डालोगे ना, दोबारा घूम फिर के हमारा फिर यही चीज आएगा। इसीलिए कभी भी याद रखिए आप, जब भी आप यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे, आपने निकाला किस इक्वेशन से? फर्स्ट इक्वेशन से आपने निकाला है x का वैल्यू, और इस x का वैल्यू हमेशा आपको किस में पुट करना पड़ेगा? इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर सेकंड से निकाले हैं तो फर्स्ट में पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट लिखना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, यानी कि इक्वेशन नंबर सेकंड में आप x के वैल्यू को पुट करने जा रहे हैं। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, पहले आप वो लिखो, क्या है? x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। अब हमको पुट क्या करना है, जल्दी बोलो। x का वैल्यू पुट करना है, तो x हमको यहाँ पे दिख रहा है, तो इसके जगह पे हम लोग ये पूरा वैल्यू रखेंगे, 2 प्लस 15y बाई 7 प्लस 2y इज इक्वल टू 3। एक बार बताइए, नीचे में कुछ नहीं तो यहाँ पे क्या है? 1 है। यहाँ पे अब आपको एलसीएम जैसा कुछ दिख रहा होगा, एलसीएम ले लेते हैं। चलिए एलसीएम 7 आएगा, एलसीएम 7 आएगा, तो 2 प्लस 15y वो तो उतना ही रहेगा, प्लस 14y। कैसे किया आपने? सॉल्व करके किया है ना। चलिए यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग, यानी कि इस पूरे से इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा हमारा। तो क्या रह जाएगा? 2 प्लस 15y प्लस 14y इज इक्वल टू 7 3 जा 21। आगे अब यहाँ पे आइए, उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, आप इसको सॉल्व कीजिए। आप ये 2 को ना पहले इन दोनों को आप ऐड करो, कितना आएगा? 29y बराबर 21 माइनस 2। हमने क्या किया? इस 2 को उधर भेज दिया हमने, ठीक है। अब आगे सॉल्व कर लो। 29y इज इक्वल टू 19, y इज इक्वल टू 9/29, यानी कि y का वैल्यू आपने निकाला 19/29, ठीक है। अब क्या करना है आपको? अच्छा एक बार बताइए, 19 का वैल्यू हमको एग्जैक्ट आ गया, सॉरी y का वैल्यू हमको एग्जैक्ट आ गया 19/29, क्या x का वैल्यू एग्जैक्ट आया है क्या? नहीं, x का वैल्यू तो हमने ये निकाला है, क्या यही वैल्यू आप लिखेंगे एग्जैक्ट? नहीं, इसका वैल्यू भी हमको कुछ इस प्रकार का लाना पड़ेगा। तो अब ये जो y का वैल्यू आया है, इस y के वैल्यू को आप इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी पुट कर सकते हैं। ध्यान रहे, यहाँ पे हम क्या बताना चाह रहे हैं, पहली बार जब आप x या फिर y का वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो जिस इक्वेशन से आपने निकाला है उसी इक्वेशन में पुट नहीं करेंगे, दूसरे वाले में पुट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन से x का वैल्यू निकाला, तो हमने किस में पुट किया? x का वैल्यू सेकंड में पुट किया, और सेकंड में पुट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गया y का। अब इस y का वैल्यू आप दोनों में से किसी में भी पुट कर सकते हैं, पहले वाले में भी या फिर दूसरे वाले में भी, किसी में पुट कर दीजिए। तो आप पुट बेसिकली उसी में कीजिएगा जो कि थोड़ा सा देखने में आसान लगे। सेकंड नंबर आसान लग रहा है हमारा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड में क्यों हम लोग वैल्यू डाल रहे हैं y का?
क्योंकि सेकंड इक्वेशन थोड़ा सा आसान है, छोटा लग रहा है हमारा, ठीक है, तो वो हमारा इजीली निकल जाएगा। चलिए सेकंड क्या इक्वेशन पहले आप वो पता करो, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 है। इसमें कोई दिक्कत युवराज? आगे बढ़ते हैं। तो x का वैल्यू निकालना है आपको, तो x रहने दो, प्लस 2 इंटू वाई का वैल्यू कितना है इसका 19/29 बराबर 3। सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस 29 बराबर 3, कुछ नहीं है तो वहां पे 1 है, एलसीएम लीजिए 29, तो ये होगा हमारा 29x प्लस 30। हाँ ये भी हो सकता है आप जैसे 38/29 है, हाँ उसको लगाते x = 3 - 38/29 को कैसे नेगेटिव कर सकते हैं, तो डायरेक्ट आता है उधर करके। हाँ वो भी सही है, चलो वही, direct अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही है। इतना तक आगे बढ़ गया, नहीं तो एक काम कर लो ना, वही कर लो, हाँ वो डायरेक्ट चलो वही कर लो, नहीं तो ये भी सही है होता, लेकिन थोड़ा सा ये थोड़ा सा लंबा चल जाता। चलो यही कहना चाह रहे हो ना आप? हाँ। चलो यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया। चलो युवराज के बाद पे ही रह जाते हैं, x इज इक्वल टू, ये हमारा प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 3 - 38/29। आगे बढ़ते हैं, x इज इक्वल टू कुछ नहीं, नीचे तो 1 है, एलसीएम लीजिए कितना आएगा 29 आएगा, ठीक है। अब 29 इंटू 3 कितना होता है 87, यानी कि यहाँ पे आएगा हमारा 87 माइनस 38, 49/29, ये हो गया हमारा x का वैल्यू। तो अब यहाँ पे आप नीचे में करो हैंड्स x इज इक्वल टू 49/29 कॉमा y इज इक्वल टू 19/29, और इसको ऐसे करके एक बॉक्स में आप ऐसे घेर देंगे, बस बात खत्म। यही हमारा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अच्छा सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है इसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए, लिख लिए, बात करें कुछ। चलिए देखिए, इसमें हमेशा क्या दिया रहेगा आपको, दो सवाल दिया रहेगा, यानी कि दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको हमेशा दिया रहेगा, एक ऊपर और एक नीचे। आप क्या करेंगे, ऊपर वाले को पहला मान लेंगे, दूसरे वाले को दूसरा मान लेंगे। आप क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों में से किसी में से एक का एक्स या फिर वाई का वैल्यू आप निकाल लेंगे। हमने यहाँ पे पहले वाले इक्वेशन से एक्स का वैल्यू निकाला, आप चाहते तो सेकेंड इक्वेशन से भी आप क्या निकाल सकते हैं, एक्स का या फिर वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जो वैल्यू आप यहाँ पे निकालेंगे वो वैल्यू दूसरे वाले में पुट करेंगे। जैसे अच्छा एक बार बताइए, यहाँ पे हमने फर्स्ट इक्वेशन से एक्स का वैल्यू निकाला, हमने इस एक्स के वैल्यू को किस में पुट किया, सेकंड वाले में किया। तो जब आप जिस इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे उसी इक्वेशन में वैल्यू को पुट नहीं करेंगे, नहीं तो फिर दोबारा घूम फिर के हमारा वही आ जाएगा, ठीक है। तो किस में पुट करेंगे, फिर दूसरे वाले में, जो बच गया उसमें पुट करेंगे। उसमें आप पुट करेंगे तो कुछ ना कुछ तो हमारा निकलेगा, या तो एक्स या तो वाई निकलेगा हमारा, तो हमारा यहाँ पे वाई निकला क्योंकि हमने एक्स का वैल्यू पुट किया था, ठीक है। उसके बाद फिर हमको जब वाई का वैल्यू निकल गया, अब इस वाई के वैल्यू को आप दोनों में से किसी में पुट कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों में से किसी में भी चलेगा हमारा। तो हमने किस में पुट किया था, सेकंड में किया था, क्यों, क्योंकि सेकंड वाला इक्वेशन हमको बड़ा सा आसान दिखने में लग रहा था, तो चूंकि हमारा आसानी से बन जाता, तो सेकंड वाले में हमने डाल दिया। और सेकंड वाले में जैसे हमने इसके वैल्यू को डाला तो हमारा एक्स का वैल्यू 49/29 आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास फाइनली एक्स का वैल्यू भी आ चुका है और वाई का वैल्यू भी आ चुका है, और इस तरीके से हमारा बन गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। अच्छा इसको ना हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, इस x के वैल्यू को उठा के इस वाले x के जगह पे डाल दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, यानी कि यहाँ पे x को हमने x नहीं रहने दिया, बल्कि x के वैल्यू को हमने पुट कर दिया, यानी कि सब्स्टिट्यूट हमने कर दिया। जैसे आपके क्लास में मान लीजिए स्कूल में, जैसे मान लीजिए मैथ का टीचर नहीं आए हैं आज, तो मैथ के बदले में दूसरा टीचर आके क्लास लेते हैं कि नहीं लेते हैं, सब्स्टिट्यूट में आते हैं कि नहीं आते हैं। उसी प्रकार से हमारा यहाँ पे x, इस x के वैल्यू पे हमने इस वाले पूरे x को डाल दिया हमने यहाँ पे, इसीलिए हम लोग इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। आपको डाउट इसमें, आगे बढ़े हम लोग। चलो ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक सवाल और बनाया जाए इससे, चलिए बनाते हैं जरा, एक सवाल इसका और बनाते हैं।
चलिए सेकंड सवाल लिखिए। दूसरा सवाल है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, और दूसरा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये आपका सवाल दिया हुआ है, इसके सॉल्यूशन को हम लोग बनाएंगे। चलिए आप लोग पहले यहाँ पे देखेंगे, पहले वाले क्वेश्चन में जो डाउट रहा गया होगा, हालांकि रहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कोई डाउट रहा गया होगा तो आप लोग एक बार यहाँ पे इसको देख के कंफ्यूजन अपना दूर कर लीजिए। ये बिल्कुल हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बिल्कुल है। सबसे पहले आप जो एक बार लिखा हुआ है उसी को लिखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। मालूम है युवराज यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को? क्या? नहीं, पहले इसको 1 मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे, ठीक है? हाँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि बेसिकली हम लोग ना हर बार पहले वाले से ही इसको निकालना चाहेंगे, ठीक है? आसान रहता, अच्छा लगता है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या इक्वेशन फर्स्ट हमारा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। इससे आप x का वैल्यू निकाल लो, x इज इक्वल टू 14 माइनस y। यहाँ पे हमारा निकल चुका है x का वैल्यू, कोई दिक्कत इसमें? चलिए x का वैल्यू आपने निकाला 14 माइनस y। अब इस x के वैल्यू को पुट करना है किसमें? इक्वेशन नंबर 2 में। वेरी गुड, पुटिंग the value of x in equation सेकंड क्या था हमारा इक्वेशन? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। चलिए x की जगह पे क्या डालेंगे? 14 माइनस वाई। x की जगह पे हमने डाला 14 माइनस वाई, और यहाँ पे हमारा माइनस वाई तो पहले से है ही, बराबर 4, ठीक है? अच्छा, इसमें ना आप एक काम और कर सकते हैं। क्या एक्स्ट्रा काम क्या कर सकते हैं? इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 3। क्या मान लो? इक्वेशन नंबर 3 मान लो। अच्छा लगता है, थोड़ा सा और इन्फॉर्मेटिव बन जाता है हमारा, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे आपने x की जगह पे डाला ना 14 माइनस वाई, तो रीजन लिख दो क्या? हाँ, फ्रॉम इक्वेशन 3। पहले वाले क्वेश्चन में भी कर लीजिएगा, जो हमने यहाँ पे बताया ना उसमें भी आप कर लीजिएगा, ठीक है? उसमें हम छोड़ दिए थे, वो आप कर लीजिएगा, लेकिन ये वाला भी आपको कर लेना पड़ेगा। आप इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3, क्या दिक्कत है? और यहाँ पे रीजन लिख दो फ्रॉम 3, तो टीचर भी देखेंगे तो आप उनको भी मालूम चलेगा कि अच्छा, मतलब बच्चा जो है ना यहाँ पे x का वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 3 से वैल्यू यहाँ पे डाला गया है, तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगता है बेसिकली, ठीक है? आगे अब बताओ युवराज, चला बताना कितना बनेगा? माइनस वाई माइनस वाई, माइनस माइनस प्लस ना, तो -2y, ठीक है? आगे उसके बाद -2y को आप इधर रहने दो, 4 और ये 14 हो जाएगा तो -14, -2y इज इक्वल टू -10, y इज इक्वल टू -10 बाई -2। अब जरा देखो, माइनस से माइनस कट गया, और ये कितने बार में? 5 बार में। इट मीन्स y इज इक्वल टू कितना? y इज इक्वल टू 5। ये हमारा निकल गया, y का वैल्यू हमारा निकल गया 5। अब इसके वैल्यू को हमको पुट करना है, y के वैल्यू को आप पुट करो, तो यहाँ पे लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। अच्छा, एक बार बताइए, इस y के वैल्यू को हम लोग किसी में भी पुट कर सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, किसी में भी पुट कर सकते हैं। आप किस में करना चाहेंगे? फर्स्ट में? किसी में भी कर लो, आसानी है दोनों। चलो फर्स्ट में कर लेते हैं, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या इक्वेशन नंबर फर्स्ट? पहले ये बताओ। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। x का वैल्यू कितना है? अच्छा, वही तो निकालना है हमको, x निकालना है, प्लस y का वैल्यू कितना निकाला हमने? 5 बराबर 14। x इज इक्वल टू 14 माइनस 5, x इज इक्वल टू 9। तो x का वैल्यू आया 9 और y का वैल्यू आ गया 5। हैंस x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 5 लिख के एक बॉक्स के अंदर इसको बंद कर दो, और ये आपका बन गया। बस, कोई झंझट नहीं, समस्या नहीं, आसान था बेसिकली हमारा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारा ऐसे ही बनता है। अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें,
चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मेरे बातों को 1 मिनट पहले आप ध्यान से सुनिए। अगले वाले क्लास में यदि ऐसा कुछ हमको दिखा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में और बताना चाहिए तो अगले वाले क्लास में 1-2 क्वेश्चन होगा तो और सब्स्टिट्यूशन मेथड का बताएंगे। यदि ऐसा कुछ खास नहीं रहा इसमें तो फिर हम लोग चलेंगे अपने एलिमिनेशन मेथड पे। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे। क्या हो गया? एक क्वेश्चन है जो आपको बताना पड़ेगा। बाय में कौन सा? एनसीईआरटी बुक में s माइनस टी स्क्वायर और नीचे में जो है नंबर वो बाय डिवाइड में डिवाइड वाला है। अच्छा बता देंगे इसमें क्या है, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से 1-2 क्वेश्चन हमको और बताना पड़ेगा जैसे आप लोग बोल रहे हैं। ठीक है, तो अगले वाले क्लास में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड के 1-2 सवाल को और सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे हम लोग एलिमिनेशन मेथड पे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।